गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास 24। स्वागत है आप सभी का इस सेशन के अंदर, जहां पे आज का सेशन होने वाला है एएलपी के कुछ पुराने क्वेश्चंस को लेके, जो 2024 के कुछ क्वेश्चन थे। सेट नंबर 11 है, इसी से रिलेटेड हमारा आगे का जो सेशन है वो चलेगा। इवन क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे पूरा करा के जो एग्जाम्स के हैं 2024 के, वो एग्जाम से पहले पूरा करा के भेजूंगी यहाँ पे। 16 से जिन लोगों का पेपर है 16 तारीख को, एक बार मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में आज के ये जरूर बता दीजिए कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी 16, 17 या 18 को पेपर है। अकॉर्डिंगली अब अगले 3 दिन यानी कि 13, 14 और 15, इन 3 दिन में आपकी कुछ डिटेल्ड लाइव क्लासेस ले सकूं, जो कि साइंस के इंपॉर्टेंट सेशंस यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे आज के कमेंट सेक्शन में सारी डिटेल्स दे देना, सो दैट अगले 3 दिन आप लोगों के लिए ज्यादा फ्रूटफुल हो सके और मैं ज्यादा आपको पढ़ा सकूं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। राइट, आज का सेट करते हैं। आज के सेट में से अगेन एक क्वेश्चन जरूर से आपको इंपॉर्टेंट जो है वो पूछा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जाम के लिए अगर आप 2026 के तैयारी कर रहे हैं, सीबीटी की तैयारी पूरी हो चुकी है, सीबीटी 2 में अच्छे से आपको चीजें पढ़नी है, या फिर ग्रुप डी का एग्जाम है, आपका फॉर्म आप भर चुके हैं, तो फिर यहाँ पे आपको पूरा एक थ्योरी साइंस की अच्छे से कवर करनी है, जो आपको यहाँ से मिल जाएगी। कंप्लीट सिलेबस थ्योरी प्लस एमसीक्यू का, साथ में 5000 एमसीक्यूज, 20 मॉक टेस्ट और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे सेशंस। ठीक है, एग्जाम जो है वो आपकी टेस्ट के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करता है। अगर आप अच्छे से टेस्ट देते हैं तो आपके एग्जाम्स में चांसेस नेगेटिव मार्किंग करने के कम हो जाते हैं और आपके मार्क्स बढ़ने के ज्यादा हो जाते हैं। तो टेस्ट वाला जो पार्ट है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और ये सब कुछ आपको क्लास 24 की एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। मेरी सारी क्लासेस आपको क्लास 24 एप्लीकेशन पे मिलेंगी। साथ में आपको करंट अफेयर के और जीके के क्वेश्चंस की क्विज भी डेली यहाँ पे अपडेट होती है, जो आप बिना कुछ पेमेंट वगैरह दिए, कुछ भी करे बिना, बहुत सारे फ्री टेस्ट हैं क्लास 24 एप्लीकेशन पे, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, इंटरनल फोर्सेस या आंतरिक बल क्या होते हैं। देखो, पहले तो कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, जिनके हिसाब से आंसर करना है। अब दूसरा याद रखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस दो तरीके के फोर्सेस होते हैं। एक्सटर्नल फोर्स यानी कि किसी की चीज के ऊपर धक्का जब लगाया जा रहा है ना, उसके हिसाब से हम कहते हैं, या फिर कहते हैं फोर्स जो मैकेनिकल एनर्जी को किसी भी चीज की चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है उस चीज के ऊपर, लेकिन कोई भी मैकेनिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, वो पृथ्वी के ऊपर या सूरज के ऊपर या चांद के ऊपर लग रहा है, लेकिन उससे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। और जो किसी भी चीज की मूवमेंट नहीं करेगा वो हमेशा बैलेंस्ड होता है। ठीक है, जो किसी भी चीज को इक्विलिब्रियम पे रखता है, यानी कि उसकी मैकेनिकल पोजीशन को चेंज नहीं करता है, वो हमेशा क्या रहता है, बैलेंस्ड रहता है, आर ऑलवेज बैलेंस्ड। पारसेक जो है वो किसकी इकाई कही जाती है, पारसेक इज द यूनिट मेजरमेंट फॉर, तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस याद रखिए, खगोलीय दूरी कहते हैं। पारसेक जो है वो किसी भी सबसे छोटी इकाई कही जाती है, अगर हमें दूरी नापनी है तो पारसेक इज द डिस्टेंस, है ना, पारसेक इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑर्गन हैज फिंगर लाइक आउटग्रोथ विच आर कॉल्ड एज विलाई, किस अंग में उंगली नुमा संरचना पाई जाती हैं जिन्हें विलाई के नाम से कहते हैं। ठीक है, तो विलाई क्या होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कहाँ पे मौजूद होते हैं, हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, छोटी आंत इसे कहा जाता है। ये विलाईज कुछ इस तरीके की होती हैं, इस तरीके की, मतलब ये बहुत बड़ा डायग्राम है। हम बहुत, जैसे हमारी टंग के ऊपर, जीभ के ऊपर कभी आपने ध्यान से देखा होगा, तो छोटे छोटे जो है ना जीभ के ऊपर आपको ऐसे पॉइंट्स कुछ नजर आएंगे, जैसे कुछ रखा हुआ है उस बेसिस पे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन करके याद रखिए, छोटी आंत इनको कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये विलाईज जो हैं वो मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स या रिसेप्टर समझ लीजिए, ये एक तरीके से रिसेप्टर्स का काम करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं, और इन विलाई का काम है कि जो भी आपने भोजन ग्रहण किया है, उस भोजन के अंदर जो भी आपने उसका जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, ग्लूकोज लिया है, अमीनो एसिड को आपने लेना है या फैटी एसिड को लेना है, तो उसको आपके शरीर में एब्जॉर्ब कराने का जो काम है
वो इन विलाइज का काम है। इन विलाइज के अंदर बहुत सारे ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं। ये ब्लड वेसल क्या करते हैं, ये आपका जो ब्लड विलाइज है उनके अंदर जो ब्लड वेसल है वो आपके भोजन में मौजूद पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब हम कहते हैं ना कि खाना जो है वो खाना पचाना उतना ही जरूरी है जितना खाने का अवशोषित होना जरूरी है। खाना बिना अवशोषित या बिना एब्जॉर्ब हुए आपकी बॉडी में अच्छे से नहीं उसका फंक्शनैलिटी हो पाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन विलाइज याद रखिएगा आपकी छोटी आंत में भोजन के लिए। कार्डिक मसल्स आर, कार्डिक मसल से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया था पहले भी, जिसमें ब्रांच्ड और सिलेंड्रिकल उस क्वेश्चन का आंसर था कि जो कार्डिक मसल्स होती हैं वो किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले कार्डिक मसल्स होती हैं सिलेंड्रिकल, राइट, सिलेंड्रिकल शेप की। दूसरा वो होती हैं ब्रांच, यानी कि वो शाखाकृत होती हैं, वो एक दूसरे के साथ अपनी शाखा या अपनी ब्रांचेस जो है उनको ऐसे करके जोड़ के रखती हैं। तीसरा उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो यहां से एक चीज क्लियर है। दूसरी चीज, अब ये थोड़ा सा इजी आंसर है। पहले तो ये ब्रांचेस जो हमारी कार्डिक मसल्स होती हैं वो वॉलेंट्री होती है, यानी कि स्वैच्छिक होती है, आपकी इच्छा से नहीं चल रही है ना, वॉलेंट्री है। कार्डिक मसल्स जो है, सॉरी आप अनैच्छिक, वॉलेंट्री तो आपकी इच्छा हो गई, इनवॉलेंट्री है पहली बात, इनवॉलेंट्री इनको कहा जाता है। दूसरा जो हमारी मसल्स हैं उनमें अंदर की तरफ आपको इंटरसिलिएटेड ऐसे डिस्क जैसा नजर आता है, तो हम इनको बोल सकते हैं स्ट्राइएटेड, ठीक है, धारीदार। तो अंदर आपको ऐसे ना ये लाइंस जो नजर आ रही हैं, बाइफर्केशंस नजर आ रहे हैं, तो 1 और 3 करके याद रखें। इनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक क्रिया, आपके शरीर में जो भी चीजें आपकी इच्छा के बिना हो रही हैं, जैसे सांस लेना है ना, ये आपकी इच्छा के बिना हो रहा है, आपके हृदय का धड़कना, आपकी सलाइवा का सिक्रीशन होना, आपकी पलकों का बार बार ब्लिंक होना, ये सब आपकी इनवॉलेंट्री एक्शंस है, यानी कि अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। हार्ट की जो वॉल है वो इन्हीं कार्डिक मसल से बनी है। यहाँ पे देखो स्ट्राइएटेड नजर आ रहे हैं, धारीदार आपको क्लियरली नजर आ रहा है। ये जो कार्डिक मसल्स है ना, इन्हीं की कमजोर होने की वजह से हृदय में कार्डिक अरेस्ट की दिक्कत आती है, राइट। कार्डिक अरेस्ट और कार्डिक मसल्स, कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक, इन दोनों को जरा याद रखना है आप लोगों को। कार्डिक अरेस्ट क्या होता है, जब कार्डिक मसल्स वीक हो जाती हैं और वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में असमर्थ हो जाती हैं, तब हम कहते हैं कार्डिक अरेस्ट। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक वो प्रॉब्लम होती है जब हार्ट को प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है, यानी कि सफिशिएंट सप्लाई नहीं हो रही है, या तो ऑक्सीजन की या फिर ब्लड की, राइट। तो अगर ऑक्सीजन या ब्लड दोनों में से कोई भी वस्तु या कोई भी चीज आपके शरीर में, गैस या लिक्विड मतलब, या आपके शरीर में नहीं, आपके हार्ट को दी जा रही है शरीर के द्वारा, तब हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है और कार्डिक अरेस्ट होता है। जब कार्डिक मसल्स यानी कि जो मांसपेशी जिनसे हृदय बना है वो अपना काम करना बंद कर देती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट का डिफरेंस। लाल रक्त कोशिकाएं श्वसन नहीं करती क्योंकि इनमें क्या नहीं पाया जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे शरीर में जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर का सारा ऑक्सीजन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और आरबीसीज को अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि आरबीसीज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। आप याद रखिए आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, आरबीसीज में इनमें से कुछ भी नहीं पाया जाता, ना आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना लाइसोसोम्स, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो आरबीसीज डू नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज 3 थिंग्स, या माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। आरबीसीज एक होलो इन्यूक्लिएटेड विदाउट न्यूक्लियस बाइकॉन्केव शेप का स्ट्रक्चर होता है, कटोरी नुमा आकार का, और इसमें अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन और CO2 की सप्लाई कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा SI यूनिट पेयर जो है वो आपके मैच सही है। पावर की यूनिट किलोग्राम है, इंडक्टेंस की हेनरी है, कैपेसिटेंस की ओम है,
फोर्स की न्यूटन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी और ऐसा यूनिट पेयर इज करेक्टली मैच। करेक्टली मैच का मतलब है खाली जैसे मुझे आंसर देखते ही समझ आया कि यहाँ पे सिर्फ फोर्स जो है उसकी यूनिट न्यूटन, ठीक है ना। कैपेसिटेंस की ओम नहीं होती है, रो होती है, ओम रेजिस्टेंस की होती है, पावर की जो है वॉट होती है, किलोग्राम यूनिट किसकी है, द्रव्यमान की या मास की यूनिट कही जाती है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा किसी भी यूनिट से संबंधित। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ मिक्सचर, निम्न में लिखित में से कौन सा मिश्रण है, इनमें से कौन सा मिश्रित चीजों के लिए कहा जाता है, तो गैसोलीन और एलपीजी करके याद रखिए, दोनों मिश्रण है। डिस्टिल्ड वाटर जो है वो आपका प्योर कहा जाता है, प्योर है, इसमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं होती है, लेकिन गैसोलीन और एलपीजी दोनों मिश्रित है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन पूछा है या क्लोरीन आयन पूछा है, जब भी क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव लग गया या किसी भी एक्स एलिमेंट मैंने लगाया, इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव लगा दिया, जब तक ये एक्स था तब तक ये क्या था, एलिमेंट था, है ना। जैसे ये एक्स प्लस या माइनस बन गया, अब ये क्या बन गया, ये आयन बन गया, ठीक है, समझ गए आप। तो जहां पे क्लोरीन मैंने लिखा तो क्लोरीन एलिमेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो पाई जाती है वो 17 पाई जाती है, सही लिखा मैंने। लेकिन अगर मैंने क्लोरीन माइनस लिख दिया तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कहीं बाहर चला गया या आ गया। बताइए, अगर प्लस होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन प्लस लिखती तो आंसर 16 होता, क्लोरीन माइनस मैंने लिखा है तो इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से दान में लिया है और ये ऋणी बन चुका है। माइनस का मतलब ऋणी, तो यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, ऋणी। जैसे Na प्लस अपन लिखेंगे तो Na में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 11, लेकिन Na प्लस में कितने पाए जाते हैं, प्लस है तो आपको माइनस करना है, यानी कि 10। समझ गए, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस है, क्लोरीन माइनस लिखा हुआ है तो हमें प्लस करना है एक इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन के पास कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टोटल क्लोरीन माइनस के पास पाए जाते हैं, ठीक है, क्लोरीन माइनस के पास। 19 आंसर कब होता, जब हमने क्लोरीन क्या लिखा होता, 2 माइनस लिखा होता। 16 आंसर कब होता, जब क्लोरीन प्लस होता। 17 आंसर कब होता, जब सिर्फ क्लोरीन होता। समझ गए हैं। आयंस के ऊपर, आयंस का मतलब है या तो एलिमेंट्स को दान में देना तब पॉजिटिव हो जाएगा, या एलिमेंट्स को दान में ले, इलेक्ट्रॉन्स को दान में लेना किसी भी एलिमेंट के द्वारा। प्लस है तो यानी कि दान में इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, माइनस है तो दान में इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, सिंपल, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 140 ग्राम ऑफ सिलिकॉन। जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आपको अच्छे से क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो एटॉमिक नंबर है सिलिकॉन का वो कितना है, 28 है, ठीक है, 28 है। अब इस कंडीशन में आपको जो ऊपर वैल्यू दी है आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 140 ग्राम ऑफ सिलिकॉन। तो जब 1 ग्राम सिलिकॉन की बात होती है तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो 28 होता है, ठीक है। तो जो 140 ग्राम है उसमें कितने होंगे, तो आप 28 को डिवाइड करोगे 140 से तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5। सिंपल क्वेश्चन है ना। Which of the following physical quantity has same dimensions as that of Planck's constant? Planck's constant के जैसी, तो एंगुलर मोमेंटम, कोणीय गति और प्लैंक्स कांस्टेंट एक ही वैल्यू रखते हैं। इनमें से कौन सी इक्वेशन प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है, तो प्रेशर के बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। प्रेशर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एएलपी के लिए खासकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, या फिर प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन में एरिया, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया या फिर थ्रस्ट अपॉन में एरिया, दोनों फॉर्मूले हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या कंडीशन दी है, क्या एग्जांपल दिया हुआ है। तो फोर्स अपॉन में एरिया हो गया। अ सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटेड इन अ लिफ्ट। पेंडुलम है जो लिफ्ट में ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट का मतलब जब पेंडुलम अपने स्थान से इधर से उधर शिफ्ट करता है। इफ द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, अगर जो पेंडुलम है वो उसके साथ लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रेविटी के विपरीत जा रही है, तो जो यहाँ पे पीरियड होगा यानी कि लिफ्ट जो पीरियोडिक मोशन होगा इसका ऑसिलेशन का, वो क्या होगा, बी लॉन्गर। यानी कि यहां से यहां तक जाने में उसको x अगर पहले टाइम लग रहा था तो x प्लस 2 लगेगा, ठीक है, ग्रेविटी के विपरीत ये टाइम लंबा होगा ऐसे से ऐसे जाने में।
जब यहीं पे अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही होती तो जो टाइम लगता वो x-2 लगता, ये हमने सपोज किया है। बाकी याद रखिए पेंडुलम सिंपल है, ऑसिलेट करता है, जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी के विपरीत जा रही है, नीचे आ रही है तो ग्रेविटी के टुवर्ड्स आ रही है। तो ये क्वेश्चन उसके कॉन्टेक्स्ट में है, राइट। यूनिट ऑफ आरएच, आरएच की यूनिट क्या होती है? आरएच क्या होता है भाई? आधी जनता आरएच क्या होता है उसमें मगन है ना। आरएच क्या होता है? आर वर्ड फिजिक्स में अगर कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है, देखो यूनिट से समझ आ रहा है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, और आरएच जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को दर्शाता है, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव जहां पे आ जाता है तो उनमें से कोई भी उनकी वैल्यू नहीं होती है ना। कहते हैं ना रिलेटिव्स की ज्यादा वैल्यू क्यों ही लगानी है, दिक्कत हो जाएगी अगर रिलेटिव्स की ज्यादा वैल्यू आपने लगा दी यहाँ पे। तो नन ऑफ दीज। मेटाबॉलिज्म इज रेफर टू सिंथेसिस एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल। कहते हैं ना हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो है, फास्ट है। तो मान लीजिए कुछ लोग खाना खाए है ना, अभी खाना खाए, 2 घंटे में खाना फुर से पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, तो मेटाबॉलिज्म फास्ट है। यहाँ पे अगर सुबह खाना 10 बजे खा लिया है तो रात को 6 बजे दोबारा भूख नहीं लगनी, मेटाबॉलिज्म स्लो है, राइट। सिंथेसिस एंड ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, कौन सा अंग विषाक्तता को खत्म करता है तथा पाचन के लिए रसायनों का उत्पादन करता है। जहां पे भी डिटॉक्सिफिकेशन आती है लिवर ऑप्शन में ढूंढिए और बिना बाकी के 3 ऑप्शंस को देखे हुए आंसर कर दीजिए। लिवर हमारे शरीर में विषाक्तता यानी कि केमिकल मॉडिफिकेशन जो है उसको देखता है यहाँ पे। तो लिवर करके याद रखिए, केमिकल्स के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है कि केमिकल्स हमारे शरीर का जो भी देखता है वो लिवर के द्वारा देखे जाते हैं। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेव लेंथ सबसे ज्यादा है? सबसे पहले जिसकी वेव लेंथ लॉन्गेस्ट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताएं? जिसकी वेव लेंथ लॉन्गेस्ट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी या लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, राइट। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? हाउ फ्रीक्वेंट एन इवेंट इज अकरिंग, राइट। तो अगर इवेंट ऐसे चल रहा है तो वेवलेंथ ये है आपकी, ठीक है, ऊपर या नीचे की हम बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वेवलेंथ ये है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, मतलब अगर ये इस तरीके से फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ क्या होगी? कम। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पे वेवलेंथ कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी के घटने पे वेवलेंथ बढ़ जाती है, राइट। ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसके साथ याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड रेज की है, जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से, ठीक है, जो ऑप्शन दिए। अदरवाइज सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव्स की। अगर इस ऑप्शन में रेडियो वेव्स होता आंसर तो मेरा आंसर रेडियो वेव्स होता। सीक्वेंस कुछ इस तरीके से जाता है, सबसे पहले गामा रेज, सबसे कम से मैं ज्यादा की तरफ लिख रही हूँ, सबसे कम गामा रेज की, फिर एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वेवलेंथ की बात की है, फ्रीक्वेंसी की नहीं। गामा की वेवलेंथ सबसे कम होती है, फिर एक्सरे की ज्यादा होती है, फिर अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनकी इससे ज्यादा होती है, राइट। फिर आती हैं विजिबल रेज, फिर आती हैं इंफ्रारेड रेज, फिर आती हैं आपकी रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स। तो सीक्वेंस आपको ये फॉलो करना है। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? गामा की। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ये याद रखना। हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी, इसीलिए गामा रेज जो होती हैं वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर पाती हैं, ठीक है। गामा रेज की भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी जैसे कहते हैं नीली रोशनी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, लाल रोशनी की फ्रीक्वेंसी कम होती है। लेकिन क्योंकि लाल रोशनी स्कैटर नहीं करती है इसलिए वो पौधों तक आसानी से पहुंच पाती है। तो इस क्वेश्चन का आगे आंसर इंफ्रारेड है। इस टॉपिक को पूरा अच्छे से समझना है। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम के टॉपिक से पढ़ते हैं, ठीक है, EMV बोला जाता है इनको। शुद्ध जल में हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी होती है? 10⁻⁷ -7 का मतलब है 0, राइट। जो वाटर प्योर होता है वो H2O होता है, H2O को ब्रेक करते हैं तो H+ आयन OH- बराबर होते हैं। न्यूट्रल है 7 इसका pH होता है, अगर 7 pH है तो 10⁻⁷ लॉग की वैल्यू यहाँ पे लगी है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयुक्त उत्प्रेरक का नाम क्या है? जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं यानी कि वेजिटेबल ऑयल हमें हाइड्रोजन ऐड किया जाता है तो निकेल को यूज किया जाता है, निकेल को।
द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस ऑन अ सनी डे इज 113 इन फ़ारेनहाइट, है ना। केल्विन स्केल पे इसकी रीडिंग जो है वो कितनी होगी, तो केल्विन स्केल पे हम इसको प्लस कर देंगे यहाँ पे 21273 से कितना हो गया 237 9 10 318, ठीक है। 318 के करके याद रखिए, जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो क्या होगी यहाँ पे 318, ठीक है। 318 के करके याद रखिए। परमिसिबल कंसंट्रेशन ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर इज mg पर लीटर, तो 0.5 mg पर लीटर, इतना क्लोरीन पानी में अमूमन मिल सकता है। मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं, हमारे लाइफ में दो बार दांत कितने निकलते हैं, 20 दांत याद रखिए। ऐसे करके अगर नीचे ऊपर के काउंट करता है तो 5 × 4 हो गया, तो 20 टीथ्स जो हैं वो हमारे 2 बार निकलते हैं। अ प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी, अ प्योर सब्सटेंस, एक शुद्ध पदार्थ या तो एलिमेंट हो सकता है यानी कि तत्व हो सकता है या यौगिक हो सकता है, एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, ठीक है। हेट्रोजीनस जो होते हैं वो कभी भी प्योर नहीं होते हैं, ये हमेशा मिक्सचर होते हैं, ठीक है, मिश्रण होता है। एलिमेंट कंपाउंड दोनों प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि क्लोरीन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, ये प्योर होते हैं। कंपाउंड जैसे हमने बोला H2O, है ना, H2SO4, ये भी प्योर कहलाए जाते हैं। हेट्रोजीनस क्या होता है भाई, देखो हेट्रोजीनस किस मिक्सचर को कहेंगे, वे समांगी क्या होता है, जैसे चौक में आपने पानी मिला दिया या पानी में चौक मिला दिया, चौक प्लस वाटर जो है वो क्या हो गया, हेट्रोजीनस हो गया, है ना। तो एलिमेंट, एटम मॉलिक्यूल, कंपाउंड मॉलिक्यूल, आयनिक, प्योर सब्सटेंस है ये सारे। इम्प्योर जहां पे आपको चीजें डिफरेंशिएट करनी पड़ रही हैं, इम्प्योर जहां पे चीजें आपको अलग अलग करनी पड़ रही हैं और अलग अलग दिखाई दे रही हैं, है ना, उनको हम इम्प्योर कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल पानी के अणुओं को खो देता है, इस गुण को क्या कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, इसमें .10 अमाउंट ऑफ या 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी पाए जाते हैं, ठीक है। जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की जो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो अपने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को खो देता है, तो इसको हम कहते हैं एफ्लोरेसेंस। किसी भी कंपाउंड के अंदर से, किसी भी कंपाउंड के अंदर से अगर ऐसा हो जाता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर से पानी के क्रिस्टल्स खो दिए जाते हैं उस कंपाउंड के द्वारा, वो ओपन में है या किसी भी रीजन की वजह से, तो हम उसको एफ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। व्हाइट पाउडरी क्रिस्टलाइन जो होता है वो डिपॉजिट होता है। देखिए जैसे कि आपने सरफ देखा होगा, सरफ से जब आप कपड़े धोते हो और जब सरफ से कपड़े सूख जाते हैं तो क्या होता है कि कई बार आपने जब कपड़े सुखा दिए ना, उसके बाद ना सरफ अगर आपने ढंग से पानी से वो नहीं धोया है तो वो क्या हो जाता है कि वो ना उसमें कुछ कुछ व्हाइट ब्लू कलर के क्रिस्टल्स आपको दिखाई देते हैं, वो एफ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसी एप्सम सॉल्ट है, धोना सोडा तो वॉशिंग सोडा ये हो गया। ग्लोबर सॉल्ट है, Na2SO4 में भी 10 अमाउंट ऑफ वाटर होते हैं। MgSO4 है, जिप्सम है, इसके अंदर जो है वो आपकी अगर ये चीजें पाई जा रही हैं तो वो आपका एफ्लोरेसेंस कहलाता है, ठीक है। द एक्शन ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को किस में तोड़ना, पेप्टाइड्स में, अमीनो एसिड में। तो पहली बात तो पेप्सिन जो है वो क्या करती है, पेप्सिन सीधा प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाती है। कर पाती है क्या, नहीं कर पाती है। हमारे शरीर में 2 जगह पे प्रोटीन की डाइजेशन होती है। पहली बात होती है पेट के अंदर, स्टमक में क्या हो रहा है, स्टमक में, हमारे पेट में क्या हो रहा है, स्टमक में सीधा प्रोटीन आया, प्रोटीन को किसकी मदद से, पेप्सिन की मदद से किस में तोड़ा गया, पेप्टॉन्स में तोड़ा गया, किस में, पेप्टॉन्स में, ठीक है। अब ये पेप्टॉन्स नीचे उतरा पेट से, कहां पे गया, पैनक्रियाज में गया, जिसको हम अग्नाशय के नाम से जानते हैं। पैनक्रियाज में जब ये गया तब वहां पे कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, ट्रिप्सिन। कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, ट्रिप्सिन। तो जब पैनक्रियाज में ट्रिप्सिन रिलीज होता है तो ये जो पेप्टॉन्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड जो है वो आपका एब्जॉर्ब होता है। तो आइडियली होता क्या है कि स्टमक जो है, पेट जो है, उसमें प्रोटीन जो है वो पेप्सिन की मदद से पेप्टॉन में कन्वर्ट करता है, जो स्टेप 1 है। फिर पेप्टॉन जो है वो पैनक्रियाज से रिलीज हुए ट्रिप्सिन से अमीनो एसिड में रिलीज होते हैं।
जो कि 2 है, और ये अमीनो एसिड हमारी विलाइज या छोटी आंत के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होने का, ठीक है। नेक्स्ट इज विच आर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इन एनी मसल्स, पेशियों में कौन सा संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन जो हमारी मसल्स में पाया जाता है एक्टिन और मायोसिन पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में कौन सी प्रोटीन हमारे मसल्स में पाई जाती है, वो पाई जाती है एक्टिन एंड मायोसिन। तो जब हम अपने हाथ को पुश करते हैं, ऐसे खींचते हैं या कोई भारी चीज को उठाते हैं, तो हम यहाँ पे प्रेशर डालते हैं ना, वो हमारा एक्टिन और मायोसिन की वजह से होता है, ठीक है। यही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होती है, इसी वजह से हमारी जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं, वो इस तरीके से स्ट्राइएटेड होती हैं, ठीक है। हमारी मसल्स ना ऐसे स्ट्राइएटेड होती हैं, धारीदार होती हैं। तो एक एक्टिन एक मायोसिन, एक एक्टिन और एक मायोसिन के फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। समझ गए सारी चीजें। आज थोड़े से क्वेश्चन नंबर्स थोड़ा ज्यादा करा दिए, अब एग्जाम आने वाला है तो यू शुड बी वेरी थॉरो विद दैट होल सिचुएशन, होल थिंग, राइट। चलो भाई, यहाँ पे रेलवे का थ्योरी पार्ट जो है, अगर आप इस साल पूरे साल मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप 2026 में पूरा टारगेटेड 26 और 27 इनफैक्ट 2 साल आपको साइंस की तैयारी करनी है, क्योंकि आपने रेलवे उठाना है जिम्मा, और रेलवे आप कैलेंडर पूरा जारी कर रहा है। आप ग्रुप डी के लिए अगर एलिजिबल हैं तो एनटीपीसी, एएलपी या टेक्नीशियन के जो और एग्जाम्स रेलवे कंडक्ट कराता है वो करेंगे। और साइंस सबसे ज्यादा पूछी जाती है, साइंस एक कटिंग एज होता है रेलवे के एग्जाम्स में, उसके लिए एक बार तो थ्योरी पूरी पढ़नी ही पड़ेगी, एनसीईआरटी पूरी रिवाइज करनी ही पड़ेगी। इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये कोर्स आपका पूरा डिजाइन किया गया है, जहाँ पे कंप्लीट सिलेबस 5000 पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारी चीजें। और अगर आपको लगता है आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट है तो आप सीधा टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 24 की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे वैसे भी आपके बहुत सारे करंट अफेयर्स और जीके के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आते रहते हैं। बाकी इस चैनल पे मैं आपको हर दिन मिलूंगी जो पूरा सेगमेंट को कंप्लीट यहाँ पे आपको कराएंगे साइंस का। तो अभी एएलपी का जो एग्जाम है उसके लिए एक रफ रिवीजन कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में जाने से पहले आपको पता हो कि साइंस के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए, लेट्स मीट टुमारो विद अ क्वेश्चन सेट, और सारा पार्ट आज रिवाइज करेंगे, मतलब डेली जो क्लास हो रही है उसको रिवाइज कर लीजिए। कोई टॉपिक ऐसा है जो अभी भी आपका रह गया है और 3 दिन में कंप्लीट करना है, कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने अभी तक नहीं किए हैं, कोई चैप्टर है जो नहीं किया है, आप चाहते हो कि बहुत पूरा सिंगल सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको कराए जाएं, तो जरूर से कमेंट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको सारा सेगमेंट कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।